आज की और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के अनावरण को लेकर जेएनयू के छात्रों ने विरोध किया है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस यूनिवर्सिटी में अफजल गुरु को लेकर, वहां पर अफजल गुरु के समर्थन को लेकर नारेबाजी होती हो, जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हों, उन्होंने विवेकानंद की मूर्ति के अनावरण का विरोध किया है जेएनयू के छात्रों ने। और इस विरोध के दौरान आज जेएनयू में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी नारे लगे हैं। मोदी मुर्दाबाद के नारे आज जेएनयू में सुनाई दिए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेएनयू कैंपस में स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का अनावरण किया था और इस मौके पर भी जेएनयू के छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे। और यह विरोध यहां तक पहुंच गया कि छात्र नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। इन छात्रों के हाथ में मोदी गो बैक के पोस्टर्स थे। सबसे पहले आप ये देखिए कि यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि आज इस देश को ये नारेबाजी जेएनयू में देखने को मिल रही है। पहले आप देखिए आज शाम को वहां क्या हुआ। देखा, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जेएनयू अब टुकड़े टुकड़े गैंग का मुख्यालय बन चुका है। यहां जो छात्र हैं ये सिर्फ भारत को तोड़ना चाहते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। और आज इन्होंने भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री, जिसे भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से चुना है, उस प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के आपत्तिजनक नारे लगाए हैं। और किस लिए? विवेकानंद के लिए। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण का विरोध करते हुए आज ये सब कुछ भारत की एक यूनिवर्सिटी में देखने को मिल रहा है। इसलिए आज पूरे देश से हम ये कहना चाहते हैं कि आप इन छात्रों को पहचानिए, देखिए ये कौन से छात्र हैं। और इन छात्रों को जब आप पहचानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत का जो भविष्य है वो किन छात्रों के हाथों में है। क्या यही भारत का भविष्य है? जो छात्र इस समय जो आप देख रहे हैं तस्वीर नारे लगा रहे थे, उनमें जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयेशी घोष भी शामिल हैं। सोचिए, जेएनयू छात्र संघ की जो अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है आयेशी घोष, वो इनमें शामिल हैं। और ये वही आयेशी घोष हैं जो दिसंबर में जेएनयू में हुई हिंसा के भी केंद्र में रही थी। ये कितने दुख की बात है कि इस यूनिवर्सिटी में आतंकवादी अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाए जाते हैं। कहा जाता है, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। नारे लगाए जाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत में रहते हुए भारत से ही आजादी मांगी जा सकती है। भारत के टुकड़े टुकड़े करने के नारे भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन जब इसी जगह पर, इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा लगाई जाती है तो इसका विरोध शुरू हो जाता है। लेकिन अफजल गुरु से इन्हें कोई समस्या नहीं, कसाब से कोई समस्या नहीं, बुरहान वानी जैसे आतंकवादी इन्हें भटके हुए युवा लगते हैं। लेकिन जब इनके ही देश का प्रधानमंत्री इन्हीं के देश की संस्कृति को दुनिया भर में फैलाने वाले एक महापुरुष की मूर्ति का अनावरण करता है, प्रतिमा का अनावरण करता है, तो ये लोग इसका विरोध करते हैं। ये कैसे छात्र हैं? हालांकि आज जब प्रधानमंत्री मोदी स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण कर रहे थे, तब जेएनयू में भारत माता की जय के नारे भी गूंजे और ये कानों को बहुत सुखद लग रहे थे।
स्वामी विवेकानंद मानते थे कि शिक्षा के जरिए ही किसी व्यक्ति के अंदर छिपे असली गुणों को बाहर लाया जा सकता है, लेकिन आज शिक्षा के एक मंदिर पर ही टुकड़े टुकड़े गैंग ने अतिक्रमण कर लिया और ये लोग देश के साथ साथ स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों के विचारों को के भी टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम के दौरान स्वामी विवेकानंद के विषय में जो बातें कही वो आज पूरे देश को और देश के युवाओं को ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये बातें सुनकर ही जेएनयू के छात्रों को सही और गलत की पहचान हो जाए। हालांकि इस बात की संभावना बहुत ही कम है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, मूर्ति में आस्था का रहस्य ये है कि आप उस एक चीज से विजन ऑफ डिविनिटी डेवलप करते हैं। मेरी कामना है कि जेएनयू में लगी स्वामी जी की ये प्रतिमा सभी को प्रेरित करे, ऊर्जा से भरे। ये प्रतिमा वो साहस दे, करेज दे, जिसे स्वामी विवेकानंद जी प्रत्येक व्यक्ति में देखना चाहते थे। जब चारों तरफ निराशा थी, हताशा थी, गुलामी के बोझ में दबे हुए थे हम लोग, तब स्वामी जी ने अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी में कहा था और ये पिछली शताब्दी के प्रारंभ में कहा था। उन्होंने क्या कहा था? मिशिगन यूनिवर्सिटी में भारत का एक सन्यासी घोषणा भी करता है, दर्शन भी दिखाता है। वो कहते हैं, यह शताब्दी आपकी है। यानी पिछली शताब्दी के प्रारंभ में उनके शब्द हैं, ये शताब्दी आपकी है, लेकिन 21वीं शताब्दी निश्चित ही भारत की होगी। पिछली शताब्दी में उनके शब्द सही निकले हैं, इस शताब्दी में उनके शब्दों को सही करना ये हम सबका दायित्व है। आत्मनिर्भर सोच और संस्कारों का निर्णय ये कैंपस बनाते हैं, आप जैसे युवा साथी बनाते हैं। साथियों, देश का युवा ही दुनिया भर में ब्रांड इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर्स है। हमारे युवा भारत के कल्चर और ट्रेडिशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए आपसे अपेक्षा सिर्फ भारत की पुरातन पहचान पर गर्व करने भर की ही नहीं है, बल्कि 21वीं सदी में भारत की नई पहचान गढ़ने की भी है। अतीत में हमने दुनिया को क्या दिया, ये याद रखना और ये बताना हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इसी आत्मविश्वास के बल पर हमें भविष्य पर काम करना है। भारत 21वीं सदी की दुनिया में क्या कंट्रीब्यूट करेगा, इसके लिए इनोवेट करना हम सभी का दायित्व है। तो हम तो आज आपसे यही कह सकते हैं कि आज का दिन बहुत ही दुख भरा दिन है और स्वामी विवेकानंद ने कभी ये कल्पना भी नहीं की होगी कि उनकी मृत्यु के 118 वर्ष के बाद उनके अपने देश भारत की राजधानी दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहां पर उनकी एक प्रतिमा के अनावरण के मौके पर इस तरीके से लोग उनकी ही प्रतिमा का विरोध करने लगेंगे। और इससे दुख भरी बात क्या हो सकती है भारत देश के लिए, भारत के लोगों के लिए, कि जेएनयू में आज स्वामी विवेकानंद का भी विरोध हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी का भी विरोध हो रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने, आपने सुना छात्रों से क्या कहा, उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को भारत की संस्कृति पर गर्व करना चाहिए।
आज के युवाओं को ये देखना चाहिए कि आगे भविष्य में भारत कैसे आगे बढ़ सकता है। वो ये कह रहे हैं कि आज के युवा भारत का जो पास्ट है, भारत का जो इतिहास है, उस पर गर्व करना सीखें। और उस समय अच्छा लगा जब प्रधानमंत्री ये बात कह रहे थे, तब भारत माता की जय के नारे वहां पर गूंजे। लेकिन उसके बाद जेएनयू के छात्र संघ के नेता वहां पर पहुंच गए और उन्होंने मोदी मुर्दाबाद के नारे वहां पर लगाने शुरू कर दिए। और आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हो सकता है इन मुट्ठी भर लोगों ने ये नारे लगाए हों जो बहुत आपत्तिजनक हैं, लेकिन भारत के जो तमाम लोग हैं, भारत के जो 135 करोड़ लोग हैं, उन्हें ये नारे मंजूर नहीं हैं, उन्हें ये नारे स्वीकार नहीं है। और ये बात तब हो रही है जब एक दिन पहले बिहार के लोगों ने नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को जबरदस्त समर्थन दिया है और उसके ठीक एक दिन के बाद दिल्ली में ये होता है। उस जगह पर होता है जहां अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगते हैं, जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, जहां कश्मीर को हम छीन लेंगे, कश्मीर को आजाद करा देंगे, ये बातें वहां के छात्र कहते हैं। जेएनयू के छात्र संघ की तरफ से देश के प्रधानमंत्री के नाम एक खुला पत्र भी लिखा गया है, जिसमें जेएनयू के वाइस चांसलर से लेकर देश चलाने वाले लोगों तक पर लंबे चौड़े बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं। इस चिट्ठी में क्या लिखा है हम उसकी गहराई में नहीं जाना चाहते, क्योंकि इस चिट्ठी में जो कुछ लिखा है वो सिर्फ झूठ है। क्योंकि जिस लोकतंत्र की दुहाई देकर, जिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई देकर यह चिट्ठी लिखी गई है, उस लोकतंत्र का इसी जेएनयू में मजाक बनाया जाता रहा है और वो मजाक आज शाम को भी बना है। आपने देखा होगा जेएनयू की मिट्टी पर जाकर हमारे देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के जो सदस्य हैं, जो नेता हैं, वो तमाम लोग इनटॉलरेंस की बात करते हैं, कहते हैं देश में असहनशीलता बढ़ती जा रही है। लेकिन जब आप इन नारों को सुनेंगे तो आपको ये समझ में आएगा सबसे ज्यादा असहनशीलता इस जगह पर है, इस जेएनयू के कैंपस पर है, जो भारत सरकार के पैसे से, भारत सरकार के ग्रांट से, फंड से चलता है, जिसके लिए हम और आप जैसे लोग टैक्स देते हैं सरकार को, और वो सरकार अपने पैसे से फंड देकर इन छात्रों की पढ़ाई का खर्चा उठाती है। और ये छात्र वहां बैठकर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के अनावरण का विरोध करते हैं और अपने ही देश के प्रधानमंत्री के मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, उसी देश की सरकार के फंड पर पढ़ाई करते हैं। जेएनयू के छात्रों के विरोध से एक बात साफ है कि देश के टुकड़े टुकड़े करने वाली जो विचारधारा पिछले कुछ समय से लॉकडाउन में चली गई थी, उसका असली चेहरा एक बार फिर देश के लोगों के सामने आ गया है। और ये लोग इसलिए परेशान हैं आज क्योंकि कल ही बिहार के नतीजे आए हैं और ये जो फ्रस्ट्रेशन है इनकी, ये इनके साफ आप इनके चेहरे पर देख सकते हैं। मैं चाहता हूं, ये बार बार हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि इस देश के लोग जागरूक हो जाएं, इस देश के लोग जाग जाएं और इस देश के लिए कौन शुभ है और कौन अशुभ है उसका अंतर आज आप देख लें। ऐसे अवसर पर जहां स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण हो रहा है, प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, उस मौके पर भी अगर कोई नारेबाजी करता है और इस देश के प्रधानमंत्री जो कि उसका अनावरण कर रहे हैं उस समय, उस प्रतिमा का, उसके खिलाफ नारे लगते हैं, तो सोच लीजिए ऐसा लगता है कि ये जेएनयू एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है जब भारत के तमाम लोगों को वहां जाने के लिए भी अब एक वीजा लेने की जरूरत पड़ेगी। एक बार फिर से सुनिए और देखिए अपनी आंखों से कि हमने आपको 2016 में जो वीडियो दिखाया था जी न्यूज ने, सबसे पहले आप याद कीजिए वो वीडियो, सबसे पहले हमने आपको दिखाया था जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इसी जगह पर लगे थे। 2016 का ये वीडियो आप याद करके देख लीजिए। और आज उसी जगह पर, उसी मिट्टी पर, वहीं से एक और नारा लगा है और वो है मोदी मुर्दाबाद का नारा। आज ये 2016 का नारा देखिए और अब आज का नारा देखिए। छात्र नेता जो हैं ये जवाब मांग रहे हैं, लेकिन हमारा काम सिर्फ
इनकी देश विरोधी गतिविधियों को और इनके असली चेहरों को आप तक पहुंचाने का है, वो आज शाम इस समय हम कर रहे हैं। जी न्यूज़ एक बार फिर अपना कर्तव्य निभा रहा है। ये लोग जवाब चाहते हैं, आप सब लोग इन्हें देख लीजिए और मैं चाहता हूं कि पूरा देश इन्हें अपना जवाब जरूर दे, लोकतांत्रिक तरीके से जवाब जरूर दे। ये वो लोग हैं जो अब सहनशीलता की सारी सीमाओं को तोड़ चुके हैं। अब सहनशीलता को ये मुद्दा नहीं बना सकते, ये बिल्कुल असहनशील हो चुके हैं। अब इनसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता, अब ये कुछ भी सहन नहीं करना चाहते, लोकतंत्र की मर्यादाओं को सहन नहीं करना चाहते। संविधान ने हमें जो हमारे कर्तव्य बनाए हैं, उन कर्तव्यों का पालन नहीं करना चाहते। संविधान अब इनसे सहन नहीं हो रहा, ये देश इनसे सहन नहीं हो रहा। जिन स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का जेएनयू के छात्र विरोध कर रहे हैं, उनके जीवन को अगर इन छात्रों ने सही मायनों में समझ लिया होता, पढ़ लिया होता, तो आज इन छात्रों की जुबान पर उनका विरोध नहीं होता, बल्कि उनकी एक मूरत इन छात्रों के दिल में बसी होती। स्वामी विवेकानंद के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने दुनिया को भारत की शक्ति का एहसास करवाया, और वही काम आज शाम को अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी भी कोशिश कर रहे थे छात्रों को बताने की, युवाओं को बताने की। आज से 600 वर्ष पहले अमीर खुसरो नामक फारसी विद्वान ने भारत की प्रशंसा करते हुए लिखा था कि भारत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी दुनिया के लोग शिक्षा के लिए भारत आते हैं। भारत का कोई व्यक्ति शिक्षा लेने के लिए कभी विदेश नहीं जाता। सोचिए, एक जमाना वो भी था। वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में जब पहली विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ, तब स्वामी विवेकानंद ने एक ऐसा ओजस्वी भाषण दिया था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था और बहुत प्रभावित भी किया था। अपने भाषण की शुरुआत में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यानी मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि उनके इन शब्दों को सुनकर वहां मौजूद 7,000 लोगों ने करीब 2 मिनट तक स्वामी विवेकानंद के लिए खड़े होकर तालियां बजाई थी और उनका अभिवादन किया था। और आज उनकी मृत्यु के 118 साल बाद उनके अपने देश में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में उनके ही खिलाफ छात्र बात कर रहे हैं, उनकी मूर्ति का अनावरण नहीं होने दे रहे हैं। वर्ष 1893 में कई सदियों के बाद दुनिया ने भारत का एक वैश्विक रूप देखा था, वही रूप जो भारत आज दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस ऐतिहासिक भाषण के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत सुना भी होगा, लेकिन इस भाषण के बाद पूरी दुनिया में किस तरह की प्रतिक्रिया हुई थी और तब अमेरिका के अखबारों ने क्या छापा था, यह आज एक बार फिर आपको जरूर जानना चाहिए। राजगोपाल चट्टोपाध्याय की एक किताब स्वामी विवेकानंद इन इंडिया अ करेक्टिव बायोग्राफी के पेज नंबर 150 पर अमेरिका के एक अखबार द न्यूयॉर्क क्रिटिक की टिप्पणी का जिक्र किया गया है। इस अखबार ने स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा था कि कई लोगों ने बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन एक हिंदू साधु ने विश्व धर्म संसद के विषय को जिस तरह लोगों के सामने रखा, वैसा कोई और नहीं कर सका। वो एक बहुत बड़े वक्ता हैं। इस अखबार ने लिखा, वो उनका पूरा भाषण छाप रहा है, लेकिन वहां मौजूद लोगों पर उनके भाषण का जो प्रभाव पड़ा, उसे बयान कर पाना, उसे छापना मुश्किल है। उनका तेजस्वी चेहरा, उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी वेशभूषा के प्रभाव को बताने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं, ये अमेरिकी अखबारों ने लिखा था। एक और अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क हेरल्ड ने लिखा कि इसमें कोई शक नहीं कि विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद सबसे महान वक्ता थे। उन्हें सुनने के बाद यह लगता है कि इतने विद्वान और बुद्धिमान देश में मिशनरीज को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। और स्टेफनी साइमन नामक एक विद्वान ने अपनी किताब द सटल बॉडी द स्टोरी ऑफ योगा इन अमेरिका, इस किताब में एक अखबार द बॉस्टन इवनिंग ट्रांसक्रिप्ट की टिप्पणी का जिक्र किया है। स्वामी विवेकानंद के बारे में इस अखबार ने लिखा था कि कोलंबस हॉल में बैठे हुए 4,000 लोग सिर्फ इसलिए 2 घंटों से दूसरों का भाषण सुन रहे थे क्योंकि उन्हें स्वामी विवेकानंद के 15 मिनट के भाषण का इंतजार था। यह स्वामी विवेकानंद की वो शक्ति थी जिसे पूरी दुनिया ने महसूस किया। लेकिन आज हमारे अपने देश के कुछ युवाओं ने, अपने देश के कुछ युवा छात्रों ने इस शक्ति को भुला दिया है और वो इस शक्ति में अब और विश्वास नहीं करना चाहते। ये बहुत दुखद बात है।
आज हमने ये सोचा कि हम जेएनयू के इन छात्रों को कैसे जवाब दे सकते हैं। हम इनकी तरह नारेबाजी नहीं कर सकते, हम इनकी तरह किसी के मुर्दाबाद का नारा नहीं लगा सकते, और हम इनकी तरह नकारात्मक राजनीति भी नहीं कर सकते। और हमने ये सोचा कि हम इन्हें जवाब तो देंगे, लेकिन हम सकारात्मकता के साथ इन्हें जवाब देंगे, और हम इनके अज्ञान को अपने ज्ञान के जरिए जवाब देंगे। और हम इन्हें जवाब देंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में और ज्यादा जानकारी देकर। आज हमने इसलिए स्वामी विवेकानंद के जीवन पर लिखी एक और पुस्तक को पढ़ा जिसका नाम है द मंक एज मैन, और इसके लेखक हैं मणिशंकर मुखर्जी। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में जो 2 महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं वो आज मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। वो लिखते हैं, आई होप दैट स्टूडेंट्स हु आर डिसअपॉइंटेड विद देयर ग्रेड्स विल ड्रॉ अश्योरेंस एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ दिस मैन हु इवेंचुअली बिकेम एन इनकंपेरेबल राइटर एंड स्पीकर वंडरफुली। आगे लिखा है, और बंगाली और इंग्लिश दोनों में वो बात करते थे, बहुत बड़े फिलोसोफर थे। और ये लिखते हुए इस किताब में स्वामी विवेकानंद के ग्रेड्स लिखे हुए हैं, मतलब उनके परीक्षाओं में उनके नंबर कितने आए थे। और मैं चाहता हूं कि सारे युवा आज ध्यान से देखें कि उनके ग्रेड्स क्या थे। तो जब वो बीए कर रहे थे, बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो स्वामी विवेकानंद के मार्क्स सुन लीजिए आप। अंग्रेजी में उनके 56 नंबर आए थे, संस्कृत में 43 नंबर आए थे, हिस्ट्री में 56 नंबर आए थे, मैथमेटिक्स में 61 नंबर आए थे, फिलॉसफी में 45 नंबर आए थे, और टोटल 500 में से उनके 261 नंबर आए थे स्वामी विवेकानंद के। It is also worth reflecting here on the nature of our examination system and its ability to judge the real merit of a person. यहां आपको यह बताने का मतलब यह है कि उस समय जो हमारी परीक्षा की पद्धति थी, जिस तरीके से परीक्षाएं होती थी, वो परीक्षा का जो प्रोसेस था, वो विवेकानंद की जो मेरिट थी, स्वामी विवेकानंद की, और जो उनकी काबिलियत थी, उसे भांपने में पूरी तरह से असफल रहा। अगर आप परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे तो स्वामी विवेकानंद एक बिलो एवरेज छात्र कहलाए जाएंगे, क्योंकि लगभग 50% नंबर उनके यहां पर आए हैं। तो यह एक बहुत बड़ी बात है। आज युवा पीढ़ी को इससे बहुत सीखना चाहिए। इसमें एक और जिक्र किया गया है टाटा और स्वामी विवेकानंद के बारे में। टाटा वॉज ऑन हिज वे टू जापान टू अरेंज फॉर द इंपोर्ट ऑफ matches. Vivekanand inspired the rich businessman to cultivate industry in India. He also told him that it was necessary to foster greater scientific and technical education among the youth. और उसके बाद जमशेद जी टाटा ने टाटा स्टील नाम की कंपनी बनाई, और उसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज की भी स्थापना की, और वो यानी जमशेद जी टाटा स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रभावित थे। आज युवा पीढ़ी को इनोवेशन और नए आइडियाज की जरूरत है। बेरोजगारी आज भी देश की प्रमुख समस्या है। देश की युवा पीढ़ी को विवेकानंद के कुछ विचारों से आज बहुत मदद मिल सकती है, और जेएनयू के जो भटके हुए छात्र हैं उन्हें हमारा यही जवाब है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, टेक रिस्क्स इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड, इफ यू लूज यू कैन गाइड। मतलब अपने जीवन में जोखिम उठाओ, अगर तुम जीतोगे तो नेतृत्व करोगे, और अगर हारोगे तो लोगों का मार्गदर्शन करोगे। सांप्रदायिक तनाव और जातिगत भेदभाव आज भारत की बहुत बड़ी समस्या है। अगर भारत का हर नागरिक स्वामी विवेकानंद के इन विचारों से सीख ले तो ये समस्या समाप्त हो सकती है। स्वामी विवेकानंद ने अपने बारे में कहा था, अगर मैं अपने अनगिनत दोषों के बावजूद खुद से प्यार करता हूं तो मैं कुछ दोषों की वजह से किसी दूसरे से नफरत कैसे कर सकता हूं। भारत कभी विश्वगुरु हुआ करता था किसी जमाने में, और आज ढोंगी बाबाओं की वजह से भारत बदनाम हो रहा है। भारत में आज एक आध्यात्मिक भ्रष्टाचार चल रहा है। इस समस्या का इलाज भी स्वामी विवेकानंद ने बहुत पहले ही बता दिया था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कोई भी आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता, आपकी सबसे बड़ी शिक्षक आपकी अपनी अंतरात्मा है। ये स्वामी विवेकानंद के वो विचार हैं वो जो आज भी बहुत प्रासंगिक हैं। तो आज आप सबके लिए जो समझने वाली बात है वो ये कि ये दुर्भाग्यपूर्ण दिन है, और आज जेएनयू में
2016 में एक बहुत बड़ी खबर हमने आपको जेएनयू से बताई थी, जब अफजल गुरु के समर्थन में वहां नारे लगे थे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वहां पर लगे थे। और अब एक 2020 है, 4 साल के बाद जेएनयू ने फिर से अपना चरित्र पूरी दुनिया को दिखा दिया है, पूरे देश को दिखा दिया है। आज वहां स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का अनावरण होना था, उसका वहां विरोध हुआ और उस दौरान, क्योंकि यह अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया, उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी वहां पर नारे लगाए गए। यूरोप में कट्टर इस्लाम का सबसे ताजा हमला ऑस्ट्रिया ने झेला है, जहां 10 दिन पहले ही एक आतंकवादी ने कई लोगों की हत्या कर दी थी। ऑस्ट्रिया यूरोप के उन देशों में से है जहां 5 वर्ष पहले दिल खोलकर शरणार्थियों का स्वागत किया गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि अब ऑस्ट्रिया को अपनी इस गलती का एहसास हो गया है और ऑस्ट्रिया ने कट्टर इस्लाम को रोकने के लिए एक सख्त रणनीति बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। कट्टर इस्लाम के खिलाफ युद्ध का ऐलान सबसे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किया था, जिनकी उम्र सिर्फ 42 वर्ष है। और अब ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन कर्ज भी इस लड़ाई का हिस्सा बन गए हैं। जैसे भारत में प्रधानमंत्री का पद होता है, वैसे ही ऑस्ट्रिया और जर्मनी जैसे देशों में चांसलर का पद होता है। वो वहां एक तरीके से सरकार के मुखिया होते हैं। ऑस्ट्रिया के चांसलर सिर्फ 34 साल के हैं। यहां आपको समझने वाली बात यह है कि जो आतंकवादी फ्रांस में और ऑस्ट्रिया में जो हमलावर थे, जो आतंकवादी थे जिन्होंने ये हत्याएं की, वो भी बहुत युवा थे। एक 18 साल का था, एक 20 साल का था। लेकिन अब इन 18 और 20 साल के आतंकवादियों को जवाब देने का जो बीड़ा उठाया है, वो भी 42 साल के फ्रांस के राष्ट्रपति ने उठाया है और 34 साल के ऑस्ट्रिया के चांसलर ने उठाया है। यानी दुनिया के जो सबसे युवा नेता हैं, अब उन्होंने ये तय किया है कि वो इस आतंकवाद को कुचलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है और उन्होंने इतनी कम उम्र में कट्टर इस्लाम के खिलाफ वो फैसले लेने का साहस दिखाया है जो दुनिया के बड़े बड़े और बहुत अनुभवी नेता भी साहस दिखा नहीं पाए। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने अपने देश की संसद के सामने 5 प्रस्ताव रखे हैं और उन 5 प्रस्ताव को आपको आज ध्यान से सुनना चाहिए और ये सोचना चाहिए, क्या ये प्रस्ताव भारत में रखे जा सकते हैं। पहला प्रस्ताव है, आतंकवाद के मामले में दोषी पाए गए लोगों को आजीवन जेल में रखा जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक जब तक आतंकवाद फैलाने का दोषी डी रेडिकलाइज्ड नहीं हो जाता, यानी जब तक उसके मन से कट्टरता समाप्त नहीं हो जाती, उसे जेल में ही रहना होगा। दूसरे प्रस्ताव के तहत जिन लोगों को आतंकवाद फैलाने का दोषी पाया गया है, उन्हें डिजिटल ब्रेसलेट्स पहनाए जाएंगे ताकि उन पर सर्विलांस किया जा सके, उन्हें सर्विलांस के दायरे में रखा जा सके। उन पर सरकार हमेशा निगरानी करेगी। और आप तो जानते हैं यूरोप में जो प्राइवेसी का मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग वहां अपने जीवन में प्राइवेसी चाहते हैं और प्राइवेसी का मुद्दा वहां सबसे ऊपर रखा जाता है। लेकिन इन सरकारों ने अब कह दिया है प्राइवेसी के बारे में बाद में सोचेंगे, सबसे पहले आतंकवाद के बारे में सोचेंगे। और आतंकवाद और प्राइवेसी दोनों में से एक को चुनना होगा अगर, तो प्राइवेसी को छोड़ दीजिए, हम आतंकवाद को दबाएंगे। तीसरा प्रस्ताव यह है कि इस्लाम की जो विचारधारा राजनीति से प्रभावित है, यानी पॉलिटिकल इस्लाम, आप तो जानते हैं इस्लाम में अब राजनीति प्रवेश कर चुकी है और जो इस्लाम आप देख रहे हैं चारों तरफ, उस इस्लाम का राजनीति में प्रयोग हो रहा है। चाहे वो इमरान खान कर रहे हों, चाहे टर्की के राष्ट्रपति कर रहे हों, चाहे बाकी किसी इस्लामिक देश में जो सरकारें हैं, नेता हैं, वो सब इस्लाम का प्रयोग राजनीति के लिए कर रहे हैं। इसलिए इसे पॉलिटिकल इस्लाम कहते हैं। तो जहां जहां पॉलिटिकल इस्लाम है, अब पॉलिटिकल इस्लाम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर ऑस्ट्रिया में कोई कट्टर इस्लाम पढ़ाएगा या कट्टर इस्लाम का प्रचार करेगा धर्म के नाम पर, तो उसे अपराधी माना जाएगा। बहुत बड़ी बात है। चौथा प्रस्ताव यह कि ऑस्ट्रिया में मस्जिदों को बंद करने की प्रक्रिया को अब बहुत आसान कर दिया जाएगा। आसानी से मस्जिदों को बंद कर किया जा सकेगा। अभी फिलहाल मस्जिदों को बंद किया जा सकता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल है। तो जो प्रक्रिया है उसे बिल्कुल आसान कर दिया जाएगा। 5वें प्रस्ताव के मुताबिक जो लोग पहले आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रह चुके हैं और जेल से बाहर आ चुके हैं, उन्हें आतंकवादी हमले का अलर्ट मिलते ही फिर से पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। ये 5 प्रस्ताव हैं, क्रांतिकारी प्रस्ताव हैं। ऑस्ट्रिया फिलहाल 2 लक्ष्य हासिल करना चाहता है। पहला लक्ष्य है उन लोगों को रोकना जिन पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का शक है,
और दूसरा ऐसे लोगों को उकसाने वाली विचारधारा को ही समाप्त कर देना। ऑस्ट्रिया बहुत सख्ती के साथ आतंकवाद और कट्टर इस्लाम से निपटने जा रहा है, लेकिन आप सोचिए अगर भारत में इस तरह के कानून बनाए जाते हैं तो उसका कितने बड़े पैमाने पर विरोध होगा। क्या भारत में ये सब संभव है? भारत में इस समय आतंकवाद के खिलाफ जितने भी कानून मौजूद हैं, विपक्षी पार्टियां उनका समय समय पर विरोध करती रही हैं। विपक्षी पार्टियां क्या आरोप लगाती हैं कि आप इन कानूनों को एक धर्म विशेष के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां इन कानूनों का इस्तेमाल करती हैं तुष्टीकरण के लिए। विपक्षी पार्टियां और नेता इनका इस्तेमाल करते हैं एक खास वर्ग के लोगों को खुश करने के लिए, उनके वोट हासिल करने के लिए। हमारे देश में तुष्टीकरण ने ही इस देश को बर्बाद करके रख दिया, लेकिन ऑस्ट्रिया जैसे देश, फ्रांस जैसे देश इस बात को समझ चुके हैं। ऑस्ट्रिया में सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर एक साथ आ गए हैं। बड़ी बात, ऑस्ट्रिया में सारे राजनीतिक दलों ने इन सारे प्रस्तावों का समर्थन किया है। भारत में ये असंभव है, आप करके देख लीजिए। भारत में सारे विपक्षी दल कश्मीर में 370 हटाने को लेकर एक साथ नहीं आए। भारत में पाकिस्तान से जो आतंकवाद आ रहा है उसे लेकर सारे विपक्षी दल एक साथ नहीं आए। मुंबई में इतना बड़ा हमला हुआ जब कसाब पकड़ा गया था, उस हमले को लेकर भी भारत में सारे दल एक साथ नहीं आ पाए। चीन ने हमारे बॉर्डर में घुसने की कोशिश की, उसको लेकर हमारे राजनीतिक दल एक साथ नहीं आए। कोई ऐसा मुद्दा आप याद करके देख लीजिए जब हमारे देश के सारे राजनीतिक दल किसी एक मुद्दे पर तो आए होंगे। आपको 70 साल की राजनीति में एक मुद्दा भी नहीं मिलेगा जिस पर सारे दल एक साथ आ गए हों। लेकिन ऑस्ट्रिया के सारे दल एक साथ आ गए और सबने यह तय कर लिया कि हम कट्टरपंथी इस्लाम को अब हमारे देश में पनपने नहीं देंगे। वहां तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हुई। ऑस्ट्रिया में 300 लोगों ने आतंकवादी संगठन आईएसआईएस को ज्वाइन कर लिया है। 300 लोग। ऑस्ट्रिया की आबादी 88 लाख है और 88 लाख की आबादी में से अगर 300 लोग आईएसआईएस ज्वाइन कर लें, यह बड़ी बात है। हमारे देश में भी लोग कर रहे हैं, केरल से ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे देश में आपने देखा होगा सबसे ज्यादा लोग केरल से जा रहे हैं। और ऑस्ट्रिया ने सिर्फ 300 लोगों के आतंकवादी बन जाने की इस घटना को कितनी गंभीरता से लिया है, आप सोचिए। हमारे देश में भी तो कितने लोग आतंकवादी बन जाते हैं। कश्मीर में कई लोग बन जाते हैं, केरल में बन रहे हैं, कर्नाटक में बन रहे हैं, लेकिन हमारे देश में किसी ने भी अभी इस मुद्दे को इतना गंभीरता से नहीं लिया जितना ऑस्ट्रिया ने लिया है। हालांकि ऑस्ट्रिया ने इस समस्या का अनुमान पहले ही लगा लिया था। यह भी आप लोगों के लिए एक नई बात होगी। आज से लगभग 108 वर्ष पहले, यानी वर्ष 1912 में ही ऑस्ट्रिया ने एक कानून बनाया था। इस कानून के तहत राज्य और मुस्लिम समुदाय के बीच के संबंधों को नियंत्रित किया गया था। यानी स्टेट और मुस्लिम्स के बीच जो संबंध हैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। वर्ष 2015 में ऑस्ट्रिया ने इसी कानून में संशोधन किया था। इस संशोधन के तहत ऑस्ट्रिया की मस्जिदों के मौलवियों के लिए जर्मन भाषा का ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया था कि वहां जितने भी मौलवी हैं उन्हें जर्मन भाषा का ज्ञान होना ही चाहिए। यूरोप के देश अब जाकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हुए हैं। आतंकवाद को रोकने के लिए यूरोप के देश खुली सीमाओं को बंद करने और उन्हें नियंत्रित करने पर भी विचार कर रहे हैं ताकि कोई कट्टरपंथी या आतंकवादी उनके देश में प्रवेश न कर पाए। और ऐसे जो लोग अंदर आ चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं, उनकी एक वॉच लिस्ट, उनकी एक लिस्ट तैयार की जा रही है। फ्रांस ऐसे 8000 लोगों की लिस्ट तैयार कर चुका है जिन पर निगरानी रखी जाएगी। यूरोप के देश इंटरनेट पर भी नजर रखने की योजना पर काम कर रहे हैं क्योंकि आजकल युवाओं को कट्टर बनाने के लिए इंटरनेट का ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। यूरोप की सरकार अपने लोगों के एनक्रिप्टेड मैसेजेस को भी अब पढ़ना चाहती है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि यूरोप के लोग इसका जोरदार विरोध कर सकते हैं क्योंकि लोग, आप जानते हैं, आम जनता यही कहेगी कि चाहे आतंकवाद हमारे देश में कितना भी आ जाए, लोग मर जाएं, हमारे लिए हमारी प्राइवेसी और हमारे लिए हमारे एनक्रिप्टेड मैसेज वो सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन ऐसे मौकों पर देश के बारे में सोचना चाहिए। ऑस्ट्रिया और फ्रांस अगले महीने से ही इस संबंध में कानून लाने वाले हैं और अगर ये कानून सफल रहे तो ये पूरी दुनिया के लिए एक टेम्पलेट साबित हो सकते हैं। फिर पूरी दुनिया इस पर काम करेगी। डेनमार्क में भी मुस्लिम समुदाय के बच्चों के लिए एक कानून बनाया गया है। ये भी आप सुनिए, बड़ा दिलचस्प है ये।
डेनमार्क में जो कानून बनाया गया है उसके तहत मुस्लिम परिवारों के बच्चों के लिए हफ्ते में कम से कम 25 घंटे अपने परिवार और अपने माता पिता से दूर रहना अनिवार्य है। हफ्ते में 25 घंटे बच्चे, मुस्लिम परिवारों के बच्चे अपने माता पिता से दूर रहेंगे। इन 25 घंटों के दौरान इन बच्चों को डेनमार्क के बारे में बताया जाएगा, उन्हें डेनमार्क के बारे में जानकारियां दी जाएंगी और उन्हें जागरूक किया जाएगा। और इन बच्चों को क्रिसमस और ईस्टर जैसे त्योहारों की जानकारी उस समय दी जाती है। डेनमार्क एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर देश है, लेकिन वहां की सरकार मुस्लिम बच्चों को डेनमार्क की भाषा के साथ वहां के त्योहारों के बारे में भी बताना चाहती है, दूसरे धर्म के त्योहारों के बारे में भी बताना चाहती है। डेनमार्क की सरकार के मुताबिक ऐसा करके वो इन बच्चों को अपने देश की सेकुलर संस्कृति के बारे में जागरूक बनाना चाहती है। लेकिन यूरोप के देशों को यह समझना होगा कि सिर्फ अपने देशों में आतंकवाद के खिलाफ कानून बनाकर इसे नहीं रोका जा सकता, बल्कि दुनिया के इन देशों को इस समस्या की जड़ में जाना होगा। जो देश आतंकवाद फैलाते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी। उदाहरण के लिए पाकिस्तान। दुनिया को चाहिए कि पाकिस्तान जैसे देशों के साथ संबंध समाप्त कर दिए जाएं, तोड़ लिए जाएं और उन्हें बिल्कुल अलग थलग कर लिया जाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसी संस्थाओं को इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभानी होगी, जो वो निभा नहीं रहे। वर्ष 2018 में आतंकवाद की वजह से 33,000 लोग मारे गए थे, लेकिन इस साल 169 देशों के समर्थन के साथ पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार परिषद में शामिल कर लिया गया है। यानी जो देश आतंकवाद से लोगों के मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हैं उन्हें ही इसकी रक्षा करने वाली संस्था का सदस्य बना दिया जाता है। और सोचिए, यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्था आंखों पर पट्टी बांधकर यह सब कुछ होने दे रही है लोकतंत्र के नाम पर। इसलिए दुनिया को पाकिस्तान और टर्की जैसे देशों से जवाब मांगना चाहिए। ये जो जेएनयू के जो छात्र आज वहां पर नारेबाजी कर रहे थे और कह रहे थे जवाब दो जवाब दो, इन छात्रों से हम ये कहना चाहते हैं, जवाब मांगना है तो पाकिस्तान से मांगिए, जवाब मांगना है तो टर्की से मांगिए, जो आतंकवाद और कट्टर इस्लाम को अपना राजनीतिक हथियार बना रहे हैं। सिर्फ मस्जिदों पर ताला लगाने से ये समस्या खत्म नहीं होगी। हमारे देश में तो वो भी नहीं हुआ अभी तक, बल्कि ये समस्या खत्म होगी इमरान खान, अर्दवान और महातिर मोहम्मद जैसे नेताओं का बहिष्कार करने से। दोहरे मापदंड अपनाकर दुनिया का कोई देश खुद को और दूसरों को आतंकवाद और कट्टर इस्लाम से बचा नहीं सकता। आपने देखा होगा, जब आप सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए जाते हैं तो फिल्म शुरू होने से पहले एक डिस्क्लेमर आता है और सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट दिखाया जाता है। इसी तरह न्यूज़ चैनल्स पर भी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं होता। न्यूज़ चैनल्स एक गाइडलाइन को फॉलो करते हैं और हम अपशब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं करते। कुछ न्यूज़ चैनल्स को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर चैनल इस मर्यादा का पालन करते हैं, क्योंकि हम कानून के हिसाब से आपको खबरें दिखाते हैं। हम एक कानून से बंधे हुए हैं और वो जो ब्रॉडकास्ट के जो एथिक्स हैं उसके अंदर रहते हुए हम आपको कंटेंट दिखाते हैं। अगर हम आपको कभी कोई संवेदनशील वीडियो दिखाते भी हैं तो उसके साथ एक डिस्क्लेमर लगाया जाता है कि यह आपको विचलित कर सकता है। इसीलिए और इसी तरह न्यूज़ चैनल्स के लिए बहुत सारे गाइडलाइंस हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर न्यूज़ चैनल्स पर खून को दिखाना वर्जित है, आप खून नहीं दिखा सकते। कहीं किसी का कोई हत्या हो रही है, इस तरह का कोई अगर वीडियो है या तस्वीर है, उसे नहीं दिखाया जा सकता। आत्महत्या अगर किसी ने की है उसे भी रिपोर्ट करने के कानून है और उसमें जिस व्यक्ति ने आत्महत्या की है उसकी तस्वीर दिखाना वर्जित है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है या हत्या हुई है उस व्यक्ति की तस्वीर दिखाना भी वर्जित है। बलात्कार के मामले में भी बहुत सोच समझकर खबर दिखाई जाती है और उसके लिए अलग कानून है। कहने का मतलब यह है कि न्यूज़ चैनल्स को लेकर बहुत सारे कानून हैं और जो दूसरे चैनल्स हैं जो भी आप टीवी पर देखते हैं उन्हें भी लेकर बहुत सारे कानून हैं। फिल्मों को लेकर भी बहुत सारे कानून हैं और आपने अक्सर ये सुना होगा फिल्मों के बारे में जब लोग कहते हैं कि इस फिल्म में सेंसर ने इसके जो दृश्य हैं उन्हें काटने के लिए कहा है, यानी इस फिल्म को सेंसर कर दिया गया है। और सेंसर बोर्ड उन्हें कहता है कि आपकी फिल्म में ये दृश्य या ये डायलॉग्स आपत्तिजनक हैं, इन्हें काटिए, यानी पूरा फिल्टर होता है। जबकि जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं और जो डिजिटल मीडिया है जिसे आप इंटरनेट पर कंज्यूम करते हैं वहां कोई कानून नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है। इसलिए ऑनलाइन कंटेंट में आपको भरपूर हिंसा मिलती है, अपशब्द सुनने को मिलते हैं, गाली गलौच दिखाई जाती है, क्योंकि वहां उन पर कोई रोक नहीं है, उन पर कानून अभी वो कानून के दायरे में नहीं आते। इसलिए आपने देखा होगा OTT प्लेटफॉर्म्स पर जो नए सीरियल्स आप देख रहे हैं
जो नए कार्यक्रम आप देख रहे हैं या जो फिल्में आप देख रहे हैं, उनकी भाषा बहुत अभद्र होती है और ऐसी भाषा आप अपने परिवार के साथ तो कभी सोच भी नहीं सकते कि आप अपने परिवार के साथ बैठकर वो कंटेंट देख सकें। और लोग सोचते हैं कि इन पर कोई कानून क्यों नहीं। यानी पारंपरिक मीडिया तो नियमों से बंधा हुआ है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ ऐसा नहीं है। भारत के ज्यादातर लोग अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देख रहे हैं। इस समय हर 4 में से 3 भारतीय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ही फिल्में देखना पसंद करते हैं, जो आप अपने मोबाइल फोन पर देखते हैं, अपने लैपटॉप पर या अपने टैब्स पर देखते हैं और टीवी पर भी देखते हैं। भारत में कल एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है जिसका असर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर दिखाए जाने वाले कंटेंट पर पड़ सकता है। सरकार के नए फैसले के मुताबिक भारत में इस समय जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका नियंत्रण अब भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास होगा। इस नोटिफिकेशन पर देश के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए हैं और अब ऑनलाइन जो भी कंटेंट आप देखते हैं उस पर सरकार की नजर रहेगी। कुछ दिन पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ किया था कि न्यूज चैनल्स पर नियंत्रण करने से पहले डिजिटल मीडिया को नियंत्रित करने की ज्यादा जरूरत है, यह कहा गया था। लेकिन डिजिटल मीडिया पर किसी का कोई नियंत्रण है नहीं और वहां बिना किसी सेंसर के, बिना कोई रोक टोक के आपको सब कुछ दिखाया जाता है और यह कंटेंट छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए उपलब्ध रहता है। अब आपको सवाल और जवाब के फॉर्मेट में हम बताएंगे कि इस फैसले का असर किस पर पड़ेगा और क्या असर पड़ेगा। क्या भारत सरकार की इस घोषणा का असर सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर होगा? जवाब है, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के करंट अफेयर्स वाले कंटेंट को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। आपने देखा होगा इससे पहले जो न्यूज के नाम पर और करंट अफेयर्स के नाम पर जो वेबसाइट्स हैं वो कुछ भी आपको दिखा देती थी। इससे फेक न्यूज को दबाने पर में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। क्या इससे पहले देश में ऑनलाइन कंटेंट को नियंत्रित किया जाता था? डिजिटल कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए देश में अब तक कोई स्वतंत्र संस्था या कानून नहीं था। इसी वर्ष सितंबर महीने में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की 17 कंपनियों ने अपने कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता किया था। हालांकि इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स खुद अपने कंटेंट पर नजर रख रहे थे, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। दुनिया के बाकी देशों में डिजिटल कंटेंट के लिए क्या नियम है? सिंगापुर में वहां की मीडिया पर नजर रखने वाली एक संस्था ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी नियंत्रित करती है। ऑस्ट्रेलिया में ब्रॉडकास्टिंग सर्विस एक्ट 1992 की मदद से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर नियंत्रण रखा जाता है। ब्रिटेन में भी इसके लिए एक संस्था बनाने पर विचार चल रहा है। यानी भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश नहीं होगा। अब तक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को किसी वेब सीरीज का प्रसारण करने के लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी। आपने देखा होगा सारी वेब सीरीज आप बिना किसी की इजाजत के आप तक पहुंच रही थी और आप देख भी रहे थे बिना किसी सेंसर के। हालांकि सरकार के नए फैसले के बाद वेब सीरीज का प्रसारण करने से पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जाने वाली फिल्मों की ग्रेडिंग भी हो सकती है। किस उम्र के लोग कौन सी फिल्म देख पाएंगे, इसे लेकर नियम बनेंगे। सरकार किसी फिल्म या वेब सीरीज के आपत्तिजनक सीन्स को हटा सकती है। यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए यह एक सेंसर बोर्ड की तरह काम करेगा। अब तक ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भारत सरकार के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी मिनिस्ट्री के तहत आते थे, लेकिन अब इनका नियंत्रण सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास होगा। हालांकि कोई गाइडलाइन बनाने से पहले सरकार सभी स्टेक होल्डर से बातचीत करेगी। कुल मिलाकर अगर सरकार ने संबंध में कड़े नियम बनाए तो हो सकता है कि आपको कालीन भैया अब आगे और दिखाई ना दें। लेकिन सरकार ने अभी यह साफ नहीं किया है कि गाइडलाइंस किस तरह की होंगी और नियम क्या होंगे। इस स्थिति को देखकर हम एक मशहूर वेब सीरीज का चर्चित डायलॉग आपके साथ शेयर कर सकते हैं, जिसमें एक किरदार यानी एक पिता अपने बेटे से पूछता है कि तुम्हारी क्या योजना है, तो बेटा जवाब देता है कि मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। ऐसा लगता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए गाइडलाइन बनाने में सरकार भी कुछ ऐसी ही सोच दिखा रही है कि बिल्कुल इमीडिएट अभी नहीं सोचा है, लेकिन आगे सोचेंगे। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हमें ये लिखते थे और हमें लगातार ये फीडबैक आता था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जो कुछ दिखाया जा रहा है वो परिवार के साथ देखना अब बिल्कुल असंभव हो गया है और ऐसी चीज़ें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जा रही हैं जो शायद बहुत ही आपत्तिजनक हैं, बहुत अभद्र हैं और उनमें बहुत अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है और इस पर किसी का कोई काबू नहीं है। अब तक ये ऐसे ही बेलगाम चल रहा था। दूसरी बड़ी बात यह है
कि जो फेक न्यूज इंटरनेट पर लगातार फैल रही थी, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य भी हैं, ऐसे लोग, ऐसे पत्रकार भी हैं जिन्होंने अपने अपने नाम पर अब डिजिटल चैनल्स बना लिए हैं, न्यूज वेबसाइट्स बना ली हैं, और उन न्यूज वेबसाइट्स पर बिना वेरिफिकेशन के झूठ सच कुछ भी छाप दिया जाता था और उस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं था और उसे फेक न्यूज माना गया है। तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, इंटरनेट पर जो फेक न्यूज फैलती थी खबरों के नाम पर, वो अब इसके बाद बंद हो जाएगी। तो आपको दो चीजों से फायदा होगा, फेक न्यूज पर लगाम लग जाएगी और दूसरा, जो आपत्तिजनक कंटेंट आप देख रहे हैं इंटरनेट पर, उस पर भी अब रोक लग जाएगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.